हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज आप सबका स्वागत है हमारे अन अकेडमी यूट्यूब चैनल में। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कनाडाज लास्ट फुली इंटैक्ट आर्कटिक आइस शेल्फ कोलैप्सेस। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है बिकॉज आप जिंदगी में जिस चीज़ से डरते रहते हैं वो चीज़ें आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज व्हाट वी वर अफ्रेड ऑफ। वी वर अफ्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग इज हियर और वो आज एक्सट्रीम तक पहुंच चुका है। कनाडाज लास्ट फुली इंटैक्ट आर्कटिक शेल्फ कोलैप्सेस। ये आर्कटिक शेल्फ था, ये ग्लेशियर था और पूरा एक बर्फ का बहुत बड़ा जमावड़ा था यहाँ पे जो कि कोलैप्स हो चुका है। इट वॉज द लास्ट फुली इंटैक्ट आर्कटिक आइस शेल्फ। आपने अभी सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट आर्कटिक में, आपने आइस मेल्टिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इस आर्टिकल में इतना डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जितना आपने कभी किसी एक किताब में नहीं पढ़ा होगा। मेरा नाम शशांक शेखर रॉय है, मैं आपका एजुकेटर एट अन अकेडमी एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट अन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आगे चलते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी और मैं एक टेसल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मींस टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। उसके अलावा आई वर्क एज अ कम्युनिकेशन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। I love combat sports and strength training and kindly rate, review and recommend my courses। आपके रिकमेंडेशन की बड़ी ज़रूरत होगी। प्लीज़ इस एजुकेशन को, मिशन एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाइए। So I will wait for your rate, review and recommend my courses। Now let's talk about less than 60 days left and now this is the time for revision। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी 2020, 21, 22 विद अन अकेडमी। 60 दिनों की तैयारी के लिए अन अकेडमी से नाता जोड़ लीजिए। एक सब्सक्रिप्शन आपके सारे काम को हल कर देगा। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ लर्न लिव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, राइट। इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम में आपको कहीं भी रिस्क लेके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जॉस्टिव कवरेज है सिलेबस के, स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, आंसर राइटिंग सेशन है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड लाइव टेस्ट सीरीज। मेंटोरशिप एंड गाइडेंस इज ऑल्सो अवेलेबल एट अन अकेडमी, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। So let's talk about the session। वन स्टॉप सोल्यूशन या अन अकेडमी के कुछ कोर्सेज की स्पेशलिटी है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, हिंदी बैचेस हैं, लेट नाइट क्लासेस हैं, 100% सिलेबस कवरेज है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस और वो सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं जो एक स्टूडेंट को जरूरी है यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये 5 हमारे कोर्सेज हैं। मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है 2021 का और 2020 का बैच है विद कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। सो वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर यूपीएससी रिलेटेड इंक्वायरीज। आप मेरा यूजर रेफरल कोड शशांक के साथ यूज कर सकते हैं टू गेट अ 10% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल अन अकेडमी प्लस कोर्सेज। 2 साल के कोर्स की फी है 64,000 रुपीज और 10% कंसेशन के साथ इट विल बी 57,600 रुपीज। नाउ एक और इनिशिएटिव अन अकेडमी ने लिया है। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फ्री है। डेली 7:30, डेली 20 क्वेश्चन, डेली 20 मिनट्स, डेली 40 मार्क्स और टेस्ट एनालिसिस और लीडर बोर्ड में आपका नाम। सो दिन भर में 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए। आगे चलते हैं। हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन को पूरा करते हैं। यूट्यूब अन अकेडमी आर्टिकुलेट, जिसका मैं मेंबर हूं। यूट्यूब अन अकेडमी लक्ष्य हिंदी बैचेस के लिए है। टेलीग्राम आर्टिकुलेट है। अन अकेडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, इसका मेंबर हूं मैं। अन अकेडमी एक्सपेडिशन, ये यूपीएससी का इंग्लिश बैच है। और फेसबुक यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अन अकेडमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। Canada's last fully intact Arctic ice shelf collapses। The shelf area shrank by about 80 square kilometers by comparison। ये जो एरिया है 80 स्क्वायर किलोमीटर, ये मैनहट्टन, आइलैंड ऑफ मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के बराबर है, जो कि सिर्फ 60 किलोमीटर, उससे भी अधिक है, जो कि 60 स्क्वायर किलोमीटर का। आप सोचिए कि एक आर्कटिक का इतना बड़ा शेल्फ जो कि लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, वो अचानक से टूट के बिखर जाए, कैसा लगेगा आपको? यस, वेलकम टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज एट आवर डोर स्टेप। हम इस आर्कटिक शेल्फ की बात कर रहे हैं जो अभी तक अछूता था। ग्लोबल वार्मिंग ने अभी तक इसको टच नहीं किया था, बट अभी ये कल शाम को कोलैप्स कर गया और ये अब मेल्ट होने लगा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को के आने का संकेत दे रहा है। एक बार हम इन सारे एरियाज को देख लेते हैं। ये नासा ने कुछ इमेजेस शेयर किए हैं। यहां पे देखिए, मिल्न आइस शेल्फ, प्लेट्यू डी ग्लेशियर, ये आपका यही वाले प्लेट्यू की बात कर रहे हैं जो अभी पिघल के ब्रेक डाउन हो गया है। द लास्ट इंटैक्ट आइस शेल्फ, ये देखिए ओपन वाटर, यहाँ पे पानी का निकलना शुरू हुआ है, मेल्टिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, ये बर्फ जो है पिघलने लगी है और इसके नीचे का काला सरफेस दिखने लगा है। ठीक है, आइसलैंड, यहाँ पे देखिए रिमेनिंग आइस शेल्फ, प्लेट्यू टू प्लेस रेसिस्टेंट, यहाँ पे ये आइस मेल्ट होने के बाद जो रिमेनिंग ग्लेशियर्स हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट इट हैज बीन ब्रोकन, इट इज मेल्टिंग अवे फास्टर, इट हैज ऑलरेडी मेल्टेड।
आगे देख लीजिएगा, एल्समेयर आइलैंड, ये सारा का सारा एरिया है और ये वो एरियाज हैं जो अनटच्ड ग्लेशियर्स हैं कनाडा के आर्कटिक शेल्फ में। सो ये अलग अलग नाम है, यहाँ पे देखेंगे एल्समेयर आइलैंड एंड कनाडा का आप मैप देख लीजिए, अलास्का है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, कनाडा है, ये आपके टैगा टुंड्रा एरियाज में पड़ेंगे। एक बार फिर से आइसलैंड को ध्यान से देखिएगा और ये आपका मिल्न आइस शेल्फ है जो अभी मेल्ट हुआ है। दिस इज व्हाट हैज ब्रोकन डाउन एंड इट वाज द लास्ट इंटैक्ट आर्कटिक शेल्फ। एक बार फिर से मैं आपको मैप ढेर सारा कराने जा रहा हूं ताकि आपको कहीं से कोई भी दिक्कत ना हो, क्वेश्चन कहीं से भी आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए, सेंटर से आए। दिस इज मिल्न आइस शेल्फ एंड दिस इज एल्समेयर, दोनों को ही खतरा है। मिल्न आइस शेल्फ हैज ब्रोकन डाउन, लास्ट आर्कटिक शेल्फ था जो कि इंटैक्ट था अभी तक, बट इट हैज गॉट कोलैप्स्ड और ये कोलैप्स हो चुका है, गिर चुका है। अब वो जमा हुआ बर्फ का मंजर नहीं है। एल्समेयर इज ऑल्सो टचिंग द रिस्क पॉइंट। एक बार फिर से देखिए, साइबेरियन फायर बर्न एरिया लार्जर देन ग्रीस। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज साइबेरियन लास्ट ईयर आपने यूरोपियन हीट वेव्स देखे होंगे, उसके अलावा साइबेरियन फायर्स जो कि बड़ा ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस था, उसने भी वहां के टेम्परेचर को बढ़ाया और रिजल्ट हमें आज भी देखने को मिल रहा है। एक बार रशिया में इन सारे एरियाज को देखेंगे, सो ये आपका क्लाउड ऑफ स्मोक आर बिलोइंग अक्रॉस साइबेरिया, और जब साइबेरिया में आग लगी तो उन आग ने इस ग्लोबल मेल्टिंग को ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया और आइस मेल्ट होने की प्रक्रिया तेज होती चली गई। उसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि अगर यहां से इन बर्फ पिघल जाएगी, अगर ये ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होने लगेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि ओशन का वाटर एक्सपोज होता चला जाएगा और काला सरफेस जो है, ब्लैक सरफेस, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है। आपने अल्बेडो के बारे में पढ़ा होगा, अगर ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ने लगेगा। उसके अलावा हमने ब्लैक कार्बन के बारे में भी अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। व्हाट इज ब्लैक कार्बन? जब मैंने आपको बोला कि ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब्स मोर हीट, वो अल्बेडो उसका बहुत कम होता है, वो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। इस तरीके से अगर अल्बेडो की हम बात करें, अगर ये बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का पानी काला होता है एंड दैट विल अब्सॉर्ब मच मोर हीट, जो कि फर्दर एग्रावेट करेगा सिचुएशन को। आगे देखेंगे, ये ब्लैक कार्बन का नजारा है, पॉल्यूशन का एग्जांपल है और ग्लोबल वार्मिंग का एक बर्निंग एग्जांपल है। ये देखेंगे अल्बेडो क्या होता है। अल्बेडो ये होता है किसी भी सरफेस की कैपेसिटी कितनी होती है कि वो सोलर रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर सके। सो अगर आइस की देखेंगे तो इसका अल्बेडो बहुत अधिक होता है, सूरज से आने वाली 100 किरणों में से ये 85 को डिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि ब्लैक वाटर इसको अब्सॉर्ब करता है 93%। सो अगर ये बर्फ ऐसे ही पिघलते रहे, आइस शेल्फ मेल्ट होता रहा, तो ओशन वाटर विल बी एक्सपोज्ड और उसके बाद से क्या होगा, ओशन वाटर के एक्सपोज होने के साथ साथ प्रॉब्लम होगा ग्लोबल वार्मिंग का। एक बार देखिए, इट विल वार्मिंग, आइस सी मेल्ट्स, ओशन अब्सॉर्ब मोर हीट एंड मोर ओशन एक्सपोज्ड। ना पॉजिटिव फीडबैक की बात करें कि अगर पॉजिटिव फीड also works for the other way, less ice melt leads to less ice melt, operates every summer with or without global warming। एक बार इस कनाडा के मैप को मैं फिर से दिखाना चाहता हूं। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर सेंट जॉन देखिएगा और यहाँ पे आपने सुना हो नोवा स्कोटिया है, लैब्राडोर सी है, चर्चिल है, क्यूबेक है, ओंटारियो है, ये पूरा का पूरा कनाडा का एरिया है। मैं चाहता हूं कि आप रोड लर्निंग छोड़ दें और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना शुरू करें। हमने ठीक है, हम मिल्न आइलैंड के बारे में, ग्लेशियर के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट अगेन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द मैप इन अ कंप्लीट इंटायरिटी। सो एक बार कनाडा को देखेंगे, न्यू फाउंडलैंड है, लैब्राडोर सी यहाँ पे दिखेगा और यहीं से आपको लैब्राडोर करंट आता हुआ दिखेगा। आगे चलते हैं, एक बार कनाडा का मैप फिर से देख लीजिए और यहाँ से देखिए नॉर्थ पोल के आसपास दिखता है और ये पूरा कनाडा का एरिया है। दिस इज कनाडा और इसके बहुत से एरियाज फ्रिजिड टेम्परेचर में आते हैं। आर्कटिक सर्कल में आधा कनाडा आता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन है, लैब्राडोर सी है और डेविस स्ट्रेट है, बाफिन बे यहाँ पे आपको दिख रहा है, आइसलैंड दिखता है, कलानेतुनान ग्रीनलैंड डेनमार्क के एरिया में आता है, आर्कटिक ओशन है और ये है आपका नॉर्थ पोल। सो यहाँ पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैपिंग को देख लीजिएगा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को देखिए, दिस इज कनाडा और ये नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा का ये एरिया है, हडसन बे कनाडा में है, क्यूबेक कनाडा में है, मोनिटोबा है और उसके बाद से ब्रिटिश कोलंबिया है। ये सारे एरियाज कनाडा में आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। आज ये फिजिकल मैप देख लीजिए, डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर सी, बाफिन बे, यहाँ से आपका लैब्राडोर करंट आएगा। गल्फ और सेंट लॉरेंस याद रखिएगा, न्यू फाउंडलैंड, सेंट जोव और अभी हम बात करेंगे ग्रेट बैंक कनाडा के बारे में। ये लिखिए, यहाँ से वैंकूवर कनाडा है और यहाँ पे रॉकी माउंटेन का एरिया जो है कनाडा से होता हुआ और अमेरिका को जाता है।
एक बार अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कोल्ड करंट एंड वार्म करंट की बात, यहाँ से मैंने लैब्राडोर की बात की, अगर हम देखें तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम होता हुआ जाता है और यहाँ से लैब्राडोर सी होता हुआ आता है। ये कनाडा का एरिया आप देख रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ गर्म और ठंडे पानी की धारा मिलती है और ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है वर्ल्ड का। आप जानते हैं कहीं भी वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है, वहां पे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कोल्ड एंड वार्म करंट मिलती है एंड दैट इज द बेस्ट वे दैट मे क्रिएट द बेस्ट ग्राउंड फॉर फर्टाइल ग्राउंड फॉर फिशिंग। और इसी के लिए ग्रेट बैंक को आपको यहीं देखने को मिलेगा जहां ढेर सारी गर्म और ठंडी पानियों की धारा मिलती है। लैब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट और गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनेडी करंट, ये सारे आके यहां मर्ज होती हैं एंड एज अ रिजल्ट यू फाइंड ग्रेट बैंक्स एट कनाडा। ग्रेट बैंक्स में क्या होता है? दिस इज द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। मैं आपको बाकी चीजें बताना चाहता हूं। यहां पे देखिए ग्रेट बैंक्स है। ग्रेट बैंक्स यहाँ क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि आपको लैब्राडोर, कोल्ड करंट, हॉट करंट, वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन करंट सारे आके यहाँ मर्ज होते हैं और इस तरीके से ग्रेट बैंक में बेस्ट फिशिंग ग्राउंड का निर्माण होता है। न्यू फाउंडलैंड को एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर से ग्रेट बैंक्स है। न्यू फाउंडलैंड, यहाँ कोल्ड करंट, वार्म करंट आके मिलती हैं। आगे चलेंगे, दिस इज द फिशिंग एट ग्रैंड बैंक। बड़ी बड़ी मछलियां आपने मार्केट में देखा होगा, कॉड लिवर ऑयल, कॉड, ये मछलियां कॉड फिशेस हैं जिनसे लिवर ऑयल निकाला जाता है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन ई के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ी कॉड मछली इनके हाथ लग गई है। एक बच्चे को देखिए, ये बच्चा, इस बच्चे की शक्ल भी जो है वो मछली की शक्ल जैसी है एंड ही लुक्स लाइक रशियन। ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन की शक्ल है ये। ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है बचपन में ऐसे ही दिखते थे। इस मछली की शक्ल भी बच्चे जैसे मिलती है एंड दिस किड इज सो हैप्पी आफ्टर होल्डिंग दिस ह्यूज कॉड ऑयल। अब देखते हैं, द लास्ट फुली इंटैक्ट आइस शेल्फ इन कैनेडियन आर्कटिक हैज कोलैप्स्ड। बुरी खबर यह है कि जो सबसे अंतिम फुली इंटैक्ट आइस शेल्फ कैनेडियन आर्कटिक में बचा था वो कोलैप्स हो चुका है, लूजिंग मोर देन 40% इस एरिया इन जस्ट 2 डेज एट द एंड ऑफ जुलाई। जुलाई में यह खबर आई, नासा के एक उपग्रह ने इसके इमेजेस भेजे कि कैनेडियन आर्कटिक का ये लास्ट आइस शेल्फ है, इंटैक्ट जो था वो लूज हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है और 2 दिनों के भीतर 40% एरिया जो है वो इसका श्रिंक हो गया है। Mill Iceland is at the fringe of Ellesmere Island in sparsely populated northern Canadian territory of Nunavut। आपको मैं दिखाता हूं मिल आइस शेल्फ को, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां पे हमने इसको दिखाया है, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिल आइस शेल्फ हैज गॉट कोलैप्स्ड। और 2 दिनों के, ये जुलाई में हुआ, जुलाई 31 को, और 2 दिनों के अंदर का जितना भी एरिया था दैट गॉट श्रैंक। आगे चलते हैं हम ये और देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। Above normal air temperature, offshore winds and open water in the front of ice shelf are the part of recipe for ice shelf break। ये ice shelf break क्यों हुआ? क्योंकि above normal temperature, मैंने साइबेरियन फायर के बारे में आपको बताया, ऑफशोर विंड्स के बारे में बताया और ओपन वाटर इन फ्रंट ऑफ आइस शेल्फ, मतलब पानी का टेम्परेचर बर्फ से हमेशा अधिक होता है। तो इन तीनों चीजों ने, इन ट्रायंगल्स ने मिलकर क्या किया? एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट किया। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए एंड कोलैप्स ऑफ मिल आइस शेल्फ। Entire cities are that size that are big pieces of ice. Shelf area shrank by about 80 square kilometer. By comparison, the island of Manhattan in the New York roughly covers 6 square meter। आप सोचिए कि जो मैनहट्टन सिटी है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और हम जिस आइस शेल्फ की बात कर रहे हैं उसका साइज है 80 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि श्रिंक होता चला जा रहा है। 2 दिनों के अंदर लगभग 40% वो श्रिंक हो चुका है और ये it was the largest remaining intact ice shelf and it's disintegrated basically। The Arctic has been warming at twice the global rate of last 30 years due to a process known as Arctic amplification। और पिछले कई सालों से, लगभग 2 दशकों से, लगभग 3 दशकों से आर्कटिक में टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के नाम से जाना जाता है और मैं इसके बारे में कवरेज करने बहुत जल्दी इसको कवर करूंगा अपने नए वीडियो में। आर्कटिक, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। बट दिस ईयर टेम्परेचर पोलर रीजन में बढ़ने के कुछ और कारण थे। पोलर रीजन में टेम्परेचर बढ़ने का इस बार जो टेम्परेचर था वो 40 इयर्स में पार कर चुका था। यूरोपियन हीट वेव के बारे में आपने सुना होगा। साइबेरिया में एक जगह है वर्खोयांस्क, जो कि सबसे -37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ करता था। वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर इस एरिया में माना जाता था, बट नाउ इस बार ये पाया गया है कि वहां लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है। आप समझ सकते हैं हम क्या बातें कर रहे हैं। अगर ये मिल आइस शेल्फ कोलैप्स हुआ है तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, उसके अलावा आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है, साइबेरिया के जंगलों में लगे हुए आग है, वार्म करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स हैं, उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं? यूरोपियन हीट वेव, रिकॉर्ड हीट एंड वाइल्ड फायर्स हैज स्कॉच्ड साइबेरियन रशिया।
Summer in the Canadian Arctic this year in particular has been 5 डिग्री सेल्सियस above the last 30 और 30 साल के एवरेज रिकॉर्ड को तोड़ के जो साइबेरियन इस बार कनाडा में जो आर्कटिक कैनेडियन आर्कटिक में जो इस बार जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल से पिछले 3 दशक से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इतने बड़े आइस शेल्फ को जब बचाया नहीं जा सकता, व्हाट अबाउट द स्मॉलर आई कैप्स, दे हैव बिकम मच मोर वल्नरेबल व्हिच कैन मेल्ट क्विकली बिकॉज दे डू नॉट हैव द बल्क दैट लार्ज ग्लेशियर्स हैव स्टेन कोल्ड। सो आप एक बार देखिए कि जब इतना बड़ा ग्लेशियर, इतना बड़ा आइस शेल्फ अगर मेल्ट हो सकता है, सो व्हाट अबाउट दीज स्मॉल वंस और ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। Now, as a glacier disappears, more bedrock is exposed, which then heats up and accelerate the melting process. बताने की जरूरत है कि ग्लेशियर का मेल्ट होना ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, बट प्रॉब्लम यह है कि मेल्ट होने के बाद पहली बात तो इनके फॉर्मेशन में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जो कि अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो यह है कि आइस मेल्ट होने के बाद से आप देखेंगे कि यहाँ जो ओशन, मैंने अल्बेडो इफेक्ट के बारे में बात किया, ओशन वाटर एक्सपोज होता चला जाएगा और जो ब्लैक सरफेस है उनको हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा, इट विल लीड टू ओशन एसिडिफिकेशन और जितने भी कैल्सेरियस प्लांट्स हैं, स्पीशीज हैं, दे माइट डाई, कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। उसके अलावा बहुत से वेदर पैटर्न चेंज हो जाएंगे, एल नीनो ला नीना के बारे में आपने पढ़ा होगा, इट विल क्रिएट, उसके अलावा अब्रप्ट वेदर कंडीशंस होंगे एंड दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया for global warming. The ice shelf collapses on Ellesmere Island also meant the loss of the northern hemisphere last known Epichelf Lake. एल्समेयर आइलैंड भी मैंने आपको दिखाया है, एल्समेयर आइलैंड भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे मिल्न आइसलैंड है जो कोलैप्स कर चुका है और एल्समेयर आइलैंड भी यहाँ पे लोकेटेड है जो कि हो सकता है अगले कुछ सालों में कोलैप्स हो जाए बिकॉज इट इज ऑल्सो डिटीरियोरेटिंग एट अ फास्ट पेस। उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो एल्समेयर शेल्फ बोला जा रहा है दैट इज एपीशेल्फ लेक। एपीशेल्फ लेक क्या होता है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, टाइटैनिक मूवी में क्या होता है, एक आता है और यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा होता है, देयर इज एन आइस, राइट, आइस, और यहाँ से आके ये टकरा जाता है। आइस शेल्फ क्या होते हैं, ये पानी में ही तैरते रहते हैं। ये आइस शेल्फ, एपीशेल्फ लेक क्या होते हैं, ये लेक में वाटर बॉडीज में ये चलते फिरते टापू होते हैं, चलते फिरते ओशन आपके आइस की बॉडीज होती हैं, बड़े बड़े शेल्फ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। A geographic feature in which a body of fresh water is damped by the ice shelf and the floats atop ocean water. और इस तरीके से एपीशेल्फ का मतलब क्या है, एपीशेल्फ लेक का मतलब क्या है कि एक वाटर बॉडीज होती है जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, ग्लेशियर टाइप के टुकड़े ग्लाइड करते रहते हैं। एल्समेयर की जो हमने बात की, मिल शेल्फ के बारे में हमने बात किया, बट एल्समेयर ऑल्सो लॉस्ट 2 सेंट पैट्रिक्स बे आइस कैप्स दिस समर। उसके अलावा 2 और छोटे ग्लेशियर्स जो है वो कोलैप्स हो चुके हैं। रिमेनिंग आइस कैप्स जो है लाइकली टू डिसअपियर इन द नेक्स्ट 5 years। खतरा इस बात का है कि अगले 5 साल में रिमेनिंग ग्लेशियर्स भी रिमूव होने वाले हैं, डिसअपियर होने वाले हैं। एंड दीज आइस कैप्स वर बिलीव टू हैव फॉर्म्ड सेवरल सेंचुरीज अगो, जिसको सेंचुरीज लग गई बनाने में, उसको मिटाने में बहुत कम टाइम लगा। और अगले 5 साल में उम्मीद यह है कि जितने भी छोटे मोटे आइलैंड हैं, जितने भी छोटे मोटे ग्लेशियर्स हैं, उसके मेल्ट होने की पूरी संभावना है अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमने नहीं रोका तो। वेनिशिंग वॉज कन्फर्म लास्ट मंथ जब नासा सैटेलाइट ने अपने पिक्चर्स भेजे और ये बात कंफर्म हुई कि नाउ मिल्न आइसलैंड जो अभी तक का इंटैक्ट लास्ट आर्कटिक शेल्फ था वो कोलैप्स हो चुका है और पिछले 2 दिनों में 40% ऑफ मास जो है वो मेल्ट हो चुका है। मीनवाइल और 2 आइस कैप्स हैं, एल्समेयर कॉल्ड मरे एंड साइमंस also diminishing and likely to disappear within 10 years। अगले 10 सालों में एल्समेयर के भी डिसअपियर होने का भी खतरा है। So team, global warming is here, global warming is knocking at the door। आपको कनाडा जाने की जरूरत नहीं है, केरला में झांक के देखिए, 2 इंसिडेंसेस आपको बता देंगे that why this has happened। So this is it, welcome to global warming और आपसे फिर मिलूंगा नए सेशन में। नाम याद रखिएगा, my name is शशांक शेखर रॉय और आप मेरे अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा यूजर रेफरल कोड शशांक के साथ आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अनअकैडमी का प्लान लेना हो तो। गो अहेड, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर और इससे सस्ता कुछ भी नहीं। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।